सुस्वागतम आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विजय में। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब कुशल मंगल ही होंगे। तो आज हम देख रहे हैं 2010 का पीजीटी जो परीक्षा हुई थी, यूपी पीजीटी की परीक्षा 2010 में, उसका हम सॉल्व देख रहे हैं। क्योंकि आपकी जो परीक्षा स्थगित हो चुकी है, अगस्त में होने वाली है, लेकिन हम तैयारी तो नहीं छोड़ सकते हैं, हम तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है पहला, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? मुंबई, बनारस, दिल्ली या जयपुर? हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो हंस पत्रिका 1930 ईस्वी से कहाँ से निकलती थी? बनारस से ये निकलती थी। और इसके जो संपादक थे वो थे प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी, शिवदान सिंह चौहान जी और अमृत राय। ये पत्रिका निकलती थी बनारस से। लेकिन ये जो पत्रिका है, ये जब इसके संपादक रहे थे राजेंद्र यादव जी, तो ये हमारी कहाँ से निकलती थी? कुछ समय के लिए दिल्ली से भी ये प्रकाशित होती थी। तो ये दिल्ली से भी प्रकाशित होती थी। तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो बनारस और दिल्ली दोनों ही होंगे। ठीक है, 1930 ईस्वी की ये पत्रिका थी। ये जो पत्रिका थी ये मासिक पत्रिका थी। और अगर देखा जाए मुंबई से कौन सी पत्रिका निकलती थी, तो मुंबई से निकलती थी धर्मयुग। धर्मयुग पत्रिका मुंबई से निकलती थी और ये वैचारिक पत्रिका थी। जयपुर से अगर देखा जाए तो जयपुर से निकलती थी समालोचना, ये पत्रिका निकलती थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके दो आंसर होंगे, बनारस और दिल्ली। अगला प्रश्न है, अगर इसमें दिल्ली नहीं होता तो बनारस ही आता, या बनारस नहीं होता तो दिल्ली आता, और दिल्ली और बनारस है तो मूल रूप से ये पहले कहाँ से निकलती थी? अधिकतर बनारस से निकलती थी। लेकिन जब राजेंद्र यादव इसके संपादक रहे तो ये निकलने लगी थी दिल्ली से भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? मोहन राकेश, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बेढ़ा बनारसी, पांडे बेचैन शर्मा, उग्र। कौन है जो व्यंग्यकार हैं? तो जो निराला युग में जो निबंध लेखन की परंपरा जो हुई थी, और इस परंपरा में भी जो व्यंग परक जो परंपरा शुरुआत हुई थी वो मानी जाती है बाल मुकुंद गुप्त जी से। लेकिन जो स्वाभाविक व्यंग बोध है वो बाल मुकुंद गुप्त की निबंधों में खास रूप से देखने को मिलता है। और अगर देखा जाए इसमें और भी उल्लेखनीय नाम रहे हैं, जिसमें बाबू गुलाब राय जी भी रहे हैं, जिसमें जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी भी रहे हैं, पांडे बेचैन शर्मा उग्र भी रहे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी रहे हैं। और पांडे बेचैन शर्मा उग्र की और कृतियाँ भी देख लेते हैं। तो इनकी कृतियाँ हैं उजबक, चार बेचारे, हास्य व्यंग, ठीक, ये सब हास्य व्यंग प्रकार ये रचनाएं हैं। तो व्यंग्यकार कौन है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र। लेकिन बाल मुकुंद गुप्त जी तो सबसे प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों में से ऐतिहासिक नाटक कौन है?
लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कौन जो है नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार है? लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क या रामकुमार वर्मा। तो ऐतिहासिक नाटककार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किस निबंध का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? चिंतामणि जो है वो किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? निबंध संग्रह ये किसका है, ये बताना है। तो आपको पता ही है, चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 के नाम से रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है निबंध के ये इनके महत्वपूर्ण संग्रह है, भाग 1 और भाग 2। साथ ही साथ इनका एक है रस मीमांसा, ये भी निबंध संग्रह ही है शुक्ल जी का। बालकृष्ण भट्ट जी का अगर देखा जाए तो कौन सा है? साहित्य सुमन, भट्ट निबंधमाला, और इसके भी भाग 1 और भाग 2 ये बालकृष्ण भट्ट जी के निबंध संग्रह है, निबंध संकलन है। ठीक है। अगला जो है बाबू गुलाब राय जी हैं, इनके निबंध जो देखा जाए तो वो हैं ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, मन की बातें, मेरे निबंध, ये भी इनके निबंध मेरे निबंध ये इनके प्रमुख निबंध है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा होगा? यथाविधि में कौन सा समास होगा ये बताना है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीहि, कौन सा समास होगा यथाविधि में? तो इसमें होगा अव्ययी भाव। और जो अव्ययी भाव होता है इसमें क्या होता है? अव्यय हो जाना, यानी कि अगर देखा जाए जिसमें क्या हो, प्रथम पद प्रधान ये होता है, अव्ययी भाव प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है समास को, अगला प्रश्न है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे, कौन थे? भरतमुनि, दंडी, भामह, भट्ट-लोलट। कौन है रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता? भरतमुनि है, दंडी है, भामह है या भट्ट-लोलट है? तो रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता के रूप में हैं हमारे भरत मुनि जी। भरत मुनि का जो रचना है, जो इनका ग्रंथ है वो कौन सा है? नाट्य शास्त्र इनका माना जाता है। इसी से जो निबंध कह रहे हो, जो इनका जो रस निरूपण है यहाँ से शुरू होता है। आचार्य भरत मुनि का जो रस सूत्र है, विभाव अनुभाव व्यवचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, तो इसमें जो है आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र की जो व्याख्या की थी वो 4 व्याख्याताओं ने की थी। किस किस ने, ये देख लेते हैं। भट्ट, लोलट, एक है शंकुक, एक हैं भट्टनायक, एक हैं अभिनव गुप्त जी। और अगर इनका देखा जाए तो भट्ट-लोलट का है उत्पत्तिवाद,
इनका ये सिद्धांत था उत्पत्तिवाद। शंकुक का था अनुमितिवाद। भट्टनायक का है भुक्तिवाद। और अभिनवगुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। तो ये तो है इनके सिद्धांत। अब साथ ही साथ हम देख लेते हैं जो इनकी दर्शन है। तो बटलोलट का कौन सा था? मीमांसा दर्शन। शंकुक का है न्याय दर्शन। भट्टनायक का है सांख्य दर्शन। अभिनवगुप्त का है शैव दर्शन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतेंदु युग के नाटककार हैं। कौन है भारतेंदु युग के नाटककार? श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा। कौन है भारतेंदु युग के नाटककार? तो कौन है? श्रीनिवास दास जी। और श्रीनिवास दास जी ने नाटक जो हैं इनके प्रमुख वो देख लेते हैं। रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर, प्रहलाद चरित्र। ये इनके प्रमुख नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद के अगर नाटक देखे जाए तो इनका है सज्जन, कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाखदस, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इनके प्रसिद्ध जो है नाटक हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के अगर देखे जाएं, इनके भी एक देख लेते हैं कुछ नाटक। तो इनके हैं स्वर्ण ही स्वर्ग, स्वर्ग विहान, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिव साधना। ये हैं हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक। तो कौन है भारतेंदु युग के नाटककार? लाल श्रीनिवास दास जी। अगला प्रश्न है मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? रांगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद। किसने लिखा था मादा कैक्टस नामक ये नाटक? तो ये लिखा था लक्ष्मी नारायण लाल जी ने। ये लक्ष्मी नारायण लाल जी का जो है नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल के और अन्य नाटक भी देख लेते हैं। तो इनका है अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आँखों वाली मछली,
सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, मिस्टर अभिमन्यु, रंग में भंग, सब रंग मोहभंग, पंचपुरुष, राम की लड़ाई, बालक की तीर्थ यात्रा, कजरीवन, सुंदर रस जो हैं इनके लक्ष्मी नारायण लाल जी के महत्वपूर्ण नाटक हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की, भारतेंदु जी की, यशपाल जी की, गोविंद वल्लभ पंत जी की, किसकी है अंधा युग रचना किसकी है? बहुत प्रसिद्ध रचना है, तो ये किसकी है बताना है। तो किसकी है अंधा युग नाटक? धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यशपाल, गोविंद वल्लभ पंत। तो ये है अंधा युग धर्मवीर भारती जी का, और ये है एक गीति नाटक का ही रूप है। और इनका अगर और एक नाटक देखा जाए तो एक है इनका नदी प्यासी थी, ये भी इनका नाटक है। भारतेंदु जी का अगर देखा जाए नाटक कृति तो इनकी है भारत जननी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मोषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगनी, ये भारतेंदु जी के अन्य रचनाएं हैं। गोविंद वल्लभ पंत की अगर नाटक देखा जाए तो इनका है अंगूर की बेटी, सिंदूर की बिंदी, राजमुकुट, अंतःपुर का छिद्र, सुहाग बिंदी, ययाति। ठीक है, तो अंधा युग किसकी है? धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति में किस रस का निरूपण हुआ है? एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बिटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। कौन सा रस है इसमें? भयानक है, अद्भुत है, हास्य है, विभत्स है। कौन सा रस इसमें देखने को मिलता है? तो इसमें क्योंकि एक और अजगर लग है, एक और मृगराय, एक और तो क्या है अजगर है, दूसरी ओर क्या है मृगराय यानी कि सिंह है, बिकट बिटोही बीच ही यानी कि जो राही है वो बीच में ही बैठा है और परम मूर्छक है और मूर्छित हो रहा है। ऐसी विकट स्थिति देख कर कि एक तरफ तो कुआं एक तरफ खाई, यानी कि एक तरफ तो अजगर है दूसरी तरफ सिंह है, किधर जाए। तो यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर भयानक रस है। अद्भुत तो नहीं होगा, हास्य भी नहीं होगा, विभत्स भी नहीं होगा, मूर्छा खाकर गिर रहा है। अगला प्रश्न है, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? गिरिराज किशोर, काशीनाथ सिंह, अरुण कमल, विनोद कुमार शुक्ल। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है?
तो किसने की है? विनोद कुमार शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दो वो हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। आत्मकथा है, एक तरफ लेखक है, कौन सी आत्मकथा किस लेखक की नहीं है, यानी कि कुछ 3 जो है जो सुमेलित है और एक सुमेलित नहीं है। मेरी जीवन यात्रा, राहुल सांकृत्यायन, सिंहावलोकन यशपाल, नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन, बरसेरे से दूर अज्ञे, कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। और नीचे दिया है कूट, कै नहीं है। कै आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की बिल्कुल है ये तो। सिंहावलोकन यशपाल की बिल्कुल ये भी है। तो जिसमें एक कै और ख है वो तो होगा ही नहीं। कै इसमें है, ख इसमें है, नहीं होगा। नीड़ का निर्माण फिर, हाँ नीड़ का निर्माण फिर है, किसका है? हरिवंश राय बच्चन की है बिल्कुल। बसेरे से दूर अज्ञे की नहीं, बसेरे से दूर जो है वो है हरिवंश राय बच्चन जी की, ठीक है। तो ये इनका है, तो इसलिए घ नहीं होगा, तो सही ये वाला होगा, ठीक है। और अज्ञे की अगर देखा जाए तो शेखर एक जीवनी को इनकी आत्मकथा माना जाता है, जबकि उनकी आत्मकथा नहीं है। अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या जापानी? किस भाषा का शब्द है रिपोर्ताज? तो ये है फ्रांसीसी भाषा का। अगला प्रश्न है, टॉल्स्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? टॉल्स्टॉय और साइकिल ये काव्य है, किसका काव्य है ये बताना है। लीलाधर जगुड़ी, अरुण कमल, ज्ञानेंद्र पति, केदारनाथ सिंह, किसकी है ये टॉल्स्टॉय और साइकिल? काव्य रचना है किसकी है? तो ये है लीलाधर जगुड़ी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी? अनुषंगिक, 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 आनुषंगिक, कौन सा होगा? सही वर्तनी कौन सी होगी? तो ये होगी अनुषांगिक। अगला प्रश्न है, कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें? कत प्रत्यय, कितिन प्रत्यय, तव्य प्रत्यय या इनमें से कोई नहीं? कृति शब्द में कौन सा जो है प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें लगा है कितिन प्रत्यय। और क्री धातु में ये प्रत्यय लगने के बाद जो है इसका ती ही शेष रह जाता है, ठीक है। तो इसका ती ही शेष रह जाता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, न कांतमपि निर्भूष विभाति बनिता मुखम, न कांतमपि निर्भूषम विभाति बनिता मुखम। इस उक्ति के लेखक कौन है? भामह, दंडी, उद्भट या रुद्रट? कौन है जो इस उक्ति के लेखक हैं? तो कौन है? भामह। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? शालिभद्र सूरि, पुष्पदंत, कनकामर, धनपाल। किसको जो है अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है? तो अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है पुष्पदंत जी को। और पुष्पदंत जी का जो है, पुष्पदंत जी की अगर देखी जाए तो इनकी और रचनाएं हैं, अपभ्रंश का भवभूति तो माने जाते हैं। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है देख लेते हैं। तो इनकी रचना है महापुराण, जयकुमार, चर्यु, जसहरचर्यु,
धनपाल की अगर रचना देखा जाए तो इनकी है भविष्यत कथा। अगला प्रश्न है विद्यालयां निक्षा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है? विभक्ति बताना है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है। तो इसमें है द्वितीय विभक्ति। अगला प्रश्न है पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी में कौन सा समास है ये बताना है। तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि, कौन सा समास है पर्णकुटी में? तो पर्णकुटी में है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में जो है प्रथम पद या उत्तर पद प्रधान ये होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों शब्दों की प्रधानता रहती है या दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय में होता है जब कोई एक खंड विशेष या उपमा सूचक शब्द हो तो कर्मधारय होता है। और जो दो शब्द मिलकर किसी तीसरे का विशेषण करते हैं वो बहुव्रीहि समास होता है, यानी कि तीसरा पद प्रधान, या फिर इसको अन्य पद प्रधान भी कह देते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उक्ति पंक्ति में के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह या दिनकर। कौन है इस पंक्ति के रचनाकार? ये पंक्ति है रघुवीर सहाय जी की और इनके अधिनायक में है ये। अगला प्रश्न है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंकी के, मैक्स मूलर, जॉर्ज अब्राहम ग्रेडसन, रामचंद्र शुक्ल जी। तो कौन है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक? तो कौन है? फ्रैंकी के। और इनको अगर देखा जाए शॉर्ट में बोला जाता है पादरी एफ, ऐसे लिखते हैं एफ ई के ई। रामचंद्र शुक्ल जी का आपको पता ही है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये हिंदी साहित्य के इतिहास की बहुत ही अच्छी और बहुत ही समृद्ध रचना है। और ग्रेडसन की अगर देखा जाए तो कौन सी है? तो इनकी है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है जो उच्चारण बना है जिससे? उ, उच्च, उत, उच्च। कौन सा शब्द कौन से उपसर्ग से बना है? तो ये बना है उत उपसर्ग को लगाकर। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? कबीर को, रैदास को, दादू को या नानक को? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? तो किसे कहा है? कबीरदास जी को कहा है।
अगला प्रश्न है, कोरवी किस बोली को कहते हैं? मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। किसको कोरवी बोली बोलते हैं? तो पता है ये जो बोली जाती है खड़ी बोली के लिए कोरवी शब्द मतलब कोरवी नाम भी प्रयुक्त किया जाता है, और ये खड़ी बोली नाम से ही ज़्यादा आज के समय में प्रचलित है। अधिक प्रचलित ये खड़ी बोली में ही है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बघेली भी देख लीजिए इसके साथ में। तो ये हो गई पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। मारवाड़ी जो है वो है आपके राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं से मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं से मैं नित बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उक्त जो काव्यांश है इसमें प्रयुक्त काव्य गुण का नाम बताना है। माधुर्य है, प्रसाद है, ओज है, इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा है? इसमें माधुर्य, इसमें काव्य गुण है। माधुर्य काव्य गुण में क्या होती है? जो मधुरता या मिठास आ जाती है, जो माधुर्य वर्ण होते हैं उनकी अधिक प्रयोग किया जाता है, या जिनको कहते हैं कोमलकांत वर्ण जो बोलते हैं उनको बोलते हैं। कोमल वर्ण या अक्षरों का इसमें प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद युग या प्रगतिवाद युग? समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो समस्या पूर्ति के लिए क्या किया जाता है? प्रतियोगिता तक होती थी इस समय पे। अगला प्रश्न है, नवम दशक 1, 2, 3 संपादक कौन था? नवगीत दशक 1, 2, 3 जो इसके थे भाग, उनका संपादक कौन था? शंभुनाथ सिंह, अज्ञेय, नरेश मेहता, उमाशंकर तिवारी। कौन था नवगीत के दशक के संपादक? तो ये हैं शंभुनाथ सिंह। राइट आंसर शंभुनाथ सिंह है। अज्ञेय की अगर रचना देखी जाए तो हरिघास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की बांक छाया, असाध्य वीणा, चिंता, इत्यालम, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नरेश मेहता की अगर देखी जाए तो नरेश मेहता की काव्य कृतियाँ हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों नंगे पैर, मेरा समर्पित एकांत, उत्सव, तुम मेरे मौन हो, आखिर समुंदर से तात्पर्य, देखना एक दिन अरण्या, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, सबरी प्रार्थना और पुरुष, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर को, त्रिलोचन को, अज्ञेय को, गिरिजा कुमार माथुर को। किसको अधैर्य का कवि कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है तो सर्वप्रथम किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधुओं ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा था भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग? तो किसने कहा था? तो ये कहा है ग्रियर्सन जी ने कि ये हिंदी काव्य का या हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल की रचना है जख्म पर धूल, पहाड़ पर लालटेन, सुनो कारीगर, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। कौन सी रचना है? मंगलेश डबराल की जो रचना है। तो मंगलेश डबराल की है पहाड़ पर लालटेन, इनकी है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र ये जो है, एवं कल सुनना मुझे, ये धूमिल की रचना है। सुदामा पांडे धूमिल है, उनकी ये रचना है।
सुनो कारीगर, कैसे कबूतर, ये किसकी है? उदय प्रकाश की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर। कौन सी जो है व्यंग्यपरक कविता है? तो कौन सी है? कुकुरमुत्ता। ये व्यंग्यपरक रचना है और ये निराला की बहुचर्चित व्यंग्यपरक कविता है कुकुरमुत्ता। और इनकी अगर अन्य रचनाएं देखी जाए तो है अनामिका, परिमल, देख लेते हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और संध्या काकली, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं, निराला की ये रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त कार्नेलिया, ध्रुव स्वामी कोमा, चंद्रगुप्त अलका, स्कंदगुप्त वसंत सेन। प्रेम, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, तो ये है चंद्रगुप्त कार्नेलिया का। अगला प्रश्न है, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? दुर्वासा को, परशुराम को, वशिष्ठ को, विश्वामित्र को। तो किसको कहा जाता है सुलभ कोपो महर्षि? तो वो कहा जाता है दुर्वासा ऋषि जी को। अगला प्रश्न है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? शेर जंग गर्ग, मृदुला गर्ग, प्रभाकर क्षत्रिय, इनमें से कोई नहीं। कविता की तीसरी आंख तो ये किसकी है? प्रभाकर क्षत्रिय। अगला प्रश्न है, अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है, कौन सी है? झीनी झीनी बीनी चदरिया। ये इसमें किसका चित्रण है? कबीर के जीवन काल का, भारत की सांप्रदायिक समस्या का, बुनकरों के जीवन संघर्ष का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है? झीनी झीनी बीनी चदरिया में बुनकरों के जीवन का संघर्ष इसमें दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, तरकश। तरकश का पर्यायवाची शब्द है तीर, धनुष, प्रत्यंचा, निशंग। प्रत्यंचा तो कौन होगा इसका? तरकश का निशंग। बाकी ये तीर का है, धनुष हो गया, प्रत्यंचा जो उस पर चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो तरकश जिसमें बाण रखे जाते हैं उसको बोलते हैं, तीर जो उसमें रखे रहते हैं उसको बोलते हैं, धनुष वो होता है जिस पर जो है जो बाण चढ़ाया जाता है, और प्रत्यंचा ये वाला जो तार होता है इसको प्रत्यंचा बोलते हैं, जिससे ये बंधा होता है, जिससे इस जो है तीर को खींचा जाता है। तो कौन होगा? तरकश का निशंग। अगला प्रश्न है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरुणी, प्रमदा, ललाम, ललना। स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। तो स्त्री के पर्यायवाची हैं तरुणी, प्रमदा, ललना, अबला। लेकिन आज के समय पर स्त्री अबला रही नहीं है, आप देख ही रहे हैं सोनम वाला किस्सा। और अबला और भी क्या है? वामा, कांता। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? ललाम नहीं है। ललाम अगर देखा जाए तो सुंदरता के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
अगला प्रश्न है तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश कुंतल मेघ, माता प्रसाद गुप्त, अशोक वाजपेयी। कौन है तुलसी आधुनिक वातायन से इसके लेखक? तो कौन है? तो इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी जी। अगला प्रश्न है मारिस मोही कुठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? गुलाब राय, बालमुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह। कौन है मारिस मोही कुठाव और कछुआ धर्म, इन दोनों निबंध के लेखक कौन है? तो कौन है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इसके लेखक हैं, निबंधकार हैं। और इनके जो ये कछुआ धर्म है और मारिस मोही कुठाव हैं बहुत ही प्रसिद्ध निबंध हैं। सरदार पूर्ण सिंह ने अगर देखा जाए तो सरदार पूर्ण सिंह ने कौन कौन से निबंध लिखे हैं ये देख लेते हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा है आचरण की सभ्यता, ये क्या हो लिख दिया, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, इन्होंने ये निबंध लिखे हैं। और अगर देखा जाए शिव शंभू के चिट्ठे, तो ये लिखा है बालमुकुंद गुप्त जी ने। गुलाब राय के अगर निबंध देखा जाए तो बहुत ही इनके निबंध अच्छे हैं। कौन कौन से हैं? बालमुकुंद गुप्त जी, बाबू गुलाब राय जी के, तो इनका है ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों, मेरे निबंध, कुछ उतले कुछ गहरे, अध्ययन और अवसाद, ये इनके निबंध हैं। और ये तो आपने देख ही लिया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के हैं मारिस मोही कुठाव और कछुआ धर्म। अगला प्रश्न है मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा, मीराबाई, सहजोबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चिर हूँ। अगला प्रश्न है कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? धूमिल, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? तो ये हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की अगर अन्य कृतियाँ देखी जाए तो हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश, हम तो आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, ये सब इन्हीं की है। और अगर धूमिल का देखा जाए तो धूमिल की जो रचनाएं हैं वो है संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये भी देखा ही था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना, आँख का रोग, कौन सा इसका सही होगा? आँख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। आँख का अंधा यानी कि मूर्ख लेकिन धनी, मूर्ख किंतु धनी, ये इसका सही होगा। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में तत्सम शब्द है मेघ, ठेस, भोरा, जेठ। कौन सा तत्सम शब्द है? तो होगा मेघ। मेघ का अगर तद्भव देखा जाए तो क्या होता है? मेघ का तद्भव होगा बादल। लेकिन अगर ठेस का तत्सम देखा जाए, ठेस का तत्सम क्या होगा? ठेस का तत्सम होगा आघात। भोरा का तत्सम होगा भ्रमर। जेठ का तत्सम होगा ज्येष्ठ। तो सही आंसर क्या है? मेघ। मेघ तत्सम है। मेघ का अगर तद्भव देखा जाए तो क्या होगा? बादल। सूची 1 है, सूची 2 से सम्मिलित करना है। नीचे एक कूट दिया हुआ है तो बताना है कौन सा सही है। तो सूची 1 है खचाखच। अच्छा, शब्द है, किस प्रकार का शब्द है ये बताना है। खचाखच, मुरलीधर, टिकटगर, सांप। कौन सा योग रूढ़ है, कौन सा तद्भव है, कौन सा देशज है, कौन सा तत्सम है, ये बताना है। तो खचाखच है हमारा, पता ही है, देशज होगा। मुरलीधर, क्योंकि मुरलीधर किसके लिए बोला जाता है? श्री कृष्ण के लिए बोला जाएगा। तो ये क्या हो गया है? ये हो गया है योग रूढ़। टिकटघर अगर देखा जाए तो टिकटघर 2 शब्दों से मिलता है, टिकट और घर 2 भाषा के शब्दों से, तो संकर शब्द हो जाएगा। सांप जो है वो है तद्भव। तो कौन सा हो जाएगा? 3 1 देख लेते हैं। 3 1 किस में है? 3 1 इसमें भी है, इसमें भी है। 4 3 1 4 3 1 4 इसमें है, 3 1 4 2। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किन कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो, जो कर्तव्य से विमुक्त हो। कौन सा होगा किन कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ? तो क्या होगा? जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो उसे क्या कहेंगे? किन कर्तव्य विमूढ़। अगला प्रश्न है अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, जिसका जन्म जो है निम्न या जिसे अछूता वर्ग बोलते हैं उससे उसमें हुआ हो। अंत्यज किसको बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? अछूत को, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। अगला प्रश्न है बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जो बहुत कुछ जानता हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। कौन सा होगा बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ? तो कौन सा होगा? जो बहुत जानकार हो। अगला प्रश्न है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन से हैं? भरत मुनि, कुंतक, वामन, क्षेमेंद्र। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य, तो सर्वप्रथम किसने किया था? तो आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय की परिभाषा देते हुए क्या कहा था? परिभाषा क्या दी थी रीति संप्रदाय उसकी? तो क्या था? विशिष्ट पद रचना रीति ही, ये इन्होंने परिभाषा दी थी रीति की, अर्थात विशेष पद रचना को रीति कहते हैं। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, लिख लेते हैं इनका, नाट्य शास्त्र है और इन्होंने रस सूत्र दिया है। कुंतक का है वक्रोक्ति संप्रदाय। इनका वक्रोक्ति संप्रदाय है। क्षेमेंद्र का कौन सा है? औचित्य संप्रदाय है। अगला प्रश्न है जो पटु झटकती हटती ही हंसी ही नचावती नैन त्यों तो निपट उदार हूँ
फगुओ देत वैनेन। तो इसका पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? वाचिक अनुभाव, कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव या सात्विक अनुभाव? ज्यों ज्यों पटु झटकती हटती ही हंसती नचावती नैन, त्यों त्यों निपट उदार हूँ फगुआ देती वनेन वनैन। तो क्या करती है? ये कायिक अनुभाव है क्योंकि वो झटकती है, नचावती नैन है, तो शरीर से चेष्टाएँ कर रही हैं। जो नायिका क्या कर रही है? शरीर से चेष्टाएँ कर रही हैं, अंग प्रत्यंगों की से चेष्टाएँ कर रही हैं। अगला प्रश्न है, घी के दिए जलना मुहावरे का सही अर्थ है? दीपावली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना, अपने को विशिष्ट समझना। घी के दीपक जलाना अर्थात खुशी मनाना। अगला प्रश्न है, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो होगा सुंदर वस्तुओं में गुण होना। सुंदर वस्तुओं में गुण होना सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ होगा। अगला प्रश्न है, बट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? उत्पत्ति, अभिव्यक्ति, भोग या अनुमिति? इसको हम वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले ही देख के आए हैं पिछले प्रश्न में। तो बट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? उत्पत्ति, अभिव्यक्तिवाद, भोगवाद या अनुमितिवाद? तो जो रस सूत्र दिया था हमारे भरत मुनि जी ने, उसी की व्याख्याता हैं, 4 व्याख्याता हैं, सबने अलग अलग व्याख्यायित किया है। बट लोलट ने क्या प्रतिपादित किया है यही आपको बताना है। तो इन्होंने बताया है, बट लोलट ने उत्पत्तिवाद 9वीं शताब्दी के थे और इनका जो दर्शन था वो मीमांसा दर्शन था। सिद्धांत इनका उत्पत्तिवाद है। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्तिवाद अगर देखा जाए तो किसका है? अभिनव गुप्त जी का है और इनका दर्शन जो है शैव दर्शन है। भोगवाद या भुक्तिवाद जो है वो भट्टनायक का है। शंकुक का अनुमितिवाद है। शंकुक का क्या है? अनुमितिवाद है, न्याय दर्शन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, शांत रस का स्थायी भाव है? रति, शोक, निर्वेद, विस्मय? तो रति रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव बताना है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। और हास्य का हंसी होता है। करुण का जो क्या होता है? शोक होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। भयानक रस का भय होता है। विभत्स का जुगुप्सा होता है। अद्भुत का विस्मय होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, निर्वेद होगा। अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या मानी जाती है 32, 30, 34 या 33? तो संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो संचारी भावों की संख्या मानी जाती है 33 संख्या मानी जाती है, जिसमें है निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चंचलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, उत्सुकता, निद्रा, अपस्मार, सुप्त, विबोध, अमर्ष, अविद्या, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क। और जो ये माने हैं, इसके बाद जो आचार्य भानुदत्त हैं, इन्होंने छल नामक 34वां संचारी भाग भी जो है की उल्लेख किया है। शुक्ल जी ने चकपकाहट को भी बोला है कि ये भी संचारी भाव हो सकता है, लेकिन 33 ही माने जाते हैं। लेकिन 34वां छल नामक किसने किया, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सही कोड का चयन करना है। प्रश्न है जो है, प्रिय प्रवास, रंग में भंग, मृत्युंजय, पथिक किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की कौन सी है? राय देवी प्रसाद पूर्ण की कौन सी है? हरि ओद की कौन सी है? रामनरेश त्रिपाठी कौन सी है? यही बताना है। नीचे दिया है ऊँट,
कोट से सही सुमेलित करना है। तो प्रिय प्रवास पता ही है, हरिओज जी की है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त जी की है। मृत्युंजय जो है राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की है और पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी की है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, 3-1 इसी में ही है, तो यही सही होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने एडविन ऑर्नल के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया है? लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया है? शुक्ल जी ने जो एडविन अर्नाल्ड का आख्यान था, आख्यान काव्य कौन सा था? लाइट ऑफ एशिया, इसका बुद्ध चरित नाम से इन्होंने अनुवाद किया है। किस भाषा में किया है यही बताना है। तो किस भाषा में किया है? इन्होंने ब्रज भाषा में किया है। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। यह उक्ति किस साहित्यकार की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, नंदुलारे वाजपेयी जी की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, मुक्तिबोध की है। किसकी है ये? ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। तो किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, भौ निबंध के लेखक कौन है? भौ निबंध के लेखक कौन है? पंडित विद्यानिवास मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर प्रसाई, प्रताप नारायण मिश्र। भौ नामक निबंध किसने लिखा है ये बताना है। तो ये किसका है भौ नामक निबंध? तो ये है प्रताप नारायण मिश्र जी का प्रमुख निबंध है। प्रताप नारायण मिश्र जी ने कई विषयों पे लिखा है, मतलब उनके विषय की तो कोई सीमा ही नहीं है, जिसमें धोखा है, खुशामंद है, आप है, बात है, दांत है, भो है, नारी है, मुछ है, परीक्षा है दय, समझदार की मौत, मनोयोग। इन्होंने मतलब कोई विषय ही नहीं छोड़ा है। जैसे और इन्होंने देखो, तो कोई निबंध के विषय इन्होंने छोड़ा ही नहीं। तो निबंध के कुछ नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं। भौ तो हो ही गया है, धोखा, दांत, परीक्षा, द, समझदार की मौत, मनोयोग, खुशामद, आप, बात, ये इनके प्रमुख निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह का हमने भी देखा ही था, आचरण की लिख लेते हैं। चलो, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हिटमैन, ये इनके निबंध है। अगर हरिशंकर प्रसाई जी के निबंध देखें तो इन्होंने लिखे हैं विकलांग श्रद्धा का दौर, वैष्णव की फिसलन, ये इन्होंने लिखे हैं। साथ ही विद्यानिवास मिश्र जी के अगर निबंध देखें तो हैं मैंने सिल पहुंचाई, हिंदू धर्म और संस्कृति,
ये इनके निबंध है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। कौन है जो चिरगांव झांसी से संबंध रखते हैं? तो कौन रखते हैं? तो चिरगांव झांसी से संबंध रखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं, चिरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ था और ये द्विवेदी काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, साकेत, विष्णुप्रिया। ये इनके रचनाएं हैं। और अगर देखा जाए इनकी हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का अगर जन्म देखा जाए तो इनका जन्म हुआ था निहालपुर में हुआ था। निहालपुर, प्रयागराज में। पंत का जन्म अगर देखा जाए तो पंत का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, तत्काल में उत्तर प्रदेश था, अल्मोड़ा के कोसानी में हुआ था इनका जन्म, पंत जी का। ठीक है, और अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ना देखकर हम क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो बाकी के जो प्रश्न हैं वो हम देखेंगे कल, यानी कि जो इसका पार्ट है 2010 का जो प्रश्न का जो सोल्व करा रहे हैं, तो भाग क्यों लिया जाता है, भाग सेकंड में हम इसको देखेंगे। आगे के जो प्रश्न हैं 60 प्रश्न तक हमने यहाँ कर चुके हैं, बाकी के जो प्रश्न बचे हुए हैं हम भाग सेकंड में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कैसी लगा क्लास ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो अच्छा लगे तो एक छोटा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं।